नमस्कार। आज हम ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज सॉफ्टवेयर लिमिटेड यानी ओएफएस की जो ताज़ा वार्षिक रिपोर्ट आई है 2024-25 की, उसे जरा करीब से देखेंगे। हाँ, ये वही कंपनी है जो बैंकों और फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए सॉफ्टवेयर बनाती है। बिल्कुल। और ये रिपोर्ट हमें बताती है कि पिछला साल कैसा गया उनका और आगे क्या करने का सोच रहे हैं। जी, और ये साल थोड़ा खास भी रहा है। मतलब दुनिया भर में इकोनॉमी को लेकर थोड़ी अनिश्चितता थी, टेक्नोलॉजी भी तेजी से बदल रही थी। सही कहा। तो ये देखना दिलचस्प है कि ओएफएस ने खासकर फिनटेक के इतने कंपटीशन वाले माहौल में इन सब चुनौतियों का सामना किया कैसे। बिल्कुल। तो हमारा मकसद यही है कि इस रिपोर्ट से वो जरूरी बातें निकालें जो शायद पहली नजर में ना दिखें। मतलब पैसा कहाँ से आ रहा है, उनकी खासियत क्या है और कंपनी के अंदर का मैनेजमेंट कैसा चल रहा है। हाँ, तो शुरू करें फिर। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पैसों से, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। ठीक है। तो फाइनेंशियल फ्रंट पर अगर देखें तो मुश्किलों के बावजूद कंपनी ने ग्रोथ दिखाई है। टोटल कमाई मतलब कंसोलिडेटेड रेवेन्यू वो 7% बढ़कर 68,468 मिलियन रुपए हो गया। और नेट इनकम यानी मुनाफा वो भी करीब 7% ही बढ़ा है, 23,796 मिलियन रुपए। ठीक है, मतलब कंसोलिडेटेड लेवल पर स्टेडी ग्रोथ है। हाँ, लेकिन असली कहानी जो मुझे दिखी वो इनके स्टैंडअलोन मुनाफे में है। अच्छा। पूरे 65% का उछाल अच्छा। 33,507 मिलियन तक पहुंच गया। ये तो काफी बड़ा जंप है। 62%। हाँ, ये वाकई ध्यान खींचने वाला आंकड़ा है। इसका मतलब है कि कंपनी का जो कोर इंडियन ऑपरेशन है वो बहुत मजबूत रहा है। हाँ, शायद कोई बड़ी डील वगैरह हुई हो सकता है बड़ी क्लाइंट डील्स या फिर उनकी अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसी बेहतर हुई हो। जैसा चेयरपर्सन ने भी कहा है, ये सिर्फ नंबर्स नहीं, उनकी स्ट्रैटेजी का नतीजा है। और शेयर होल्डर्स के लिए भी कुछ है। हाँ, 265 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड भी दिया है। अच्छा, और ऊपर से जो बड़ी रेटिंग एजेंसियां हैं जैसे आईडीसी मार्केटस्केप और चार्टिस्ट रिस्क टेक, उन्होंने भी इनकी तारीफ की है। कैश मैनेजमेंट, लोन ओरिजिनेशन, डिजिटल बैंकिंग, रिस्क मैनेजमेंट, इन सब में लीडर माना है इनको। ये तो बढ़िया है। और एक बहुत खास बात, कंपनी पर कोई कर्ज नहीं है, जीरो डेट कंपनी है। वाह, ये तो आजकल कम सुनने को मिलता है टेक में। बिल्कुल। और अपने रोज के काम से मतलब ऑपरेशन से तगड़ा कैश फ्लो भी बना रहे हैं, करीब 21,989 मिलियन कंसोलिडेटेड। ये किसी भी कंपनी के लिए बहुत ही पॉजिटिव साइन है। तो फाइनेंशियल्स तो काफी मजबूत लग रहे हैं। अब सवाल ये है कि ये पैसा आ कहां से रहा है, मतलब बिजनेस मॉडल क्या है इनका। सही सवाल। देखिए, इनके बिजनेस के दो मुख्य हिस्से हैं। एक है प्रोडक्ट्स, जो इनका मेन काम है। अच्छा। और दूसरा है सर्विसेज, जिसका ब्रांड नाम इन्होंने फाइनर्जी रखा है। प्रोडक्ट्स में क्या खास है? इनका जो हीरो प्रोडक्ट है वो है ओरेकल बैंकिंग स्वीट, जिसमें वो मशहूर फ्लेक्स क्यूब भी शामिल है। हाँ, फ्लेक्स क्यूब का नाम तो सुना है। जी। और अब इसमें बड़ा बदलाव ये है कि ये सॉफ्टवेयर क्लाउड नेटिव आर्किटेक्चर पर बना रहे हैं। क्लाउड नेटिव ये क्या होता है? मतलब आसान भाषा में बैंकों के लिए इसका क्या मतलब है? देखिए, क्लाउड नेटिव का सीधा मतलब है कि सॉफ्टवेयर अब शुरू से ही क्लाउड यानी इंटरनेट आधारित सिस्टम्स के लिए डिजाइन किए जा रहे हैं। अच्छा, पुरानी टेक्नोलॉजी को बस क्लाउड पर डाल दिया, वैसा नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उससे कहीं ज्यादा एडवांस है। ये सिस्टम ज्यादा लचीले होते हैं, तेज चलते हैं और इन्हें अपडेट करना भी आसान होता है। और साथ ही ये एआई और मशीन लर्निंग का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे बैंकों को अपने ग्राहकों को बेहतर डिजिटल एक्सपीरियंस देने में मदद मिलती है और उनके अंदरूनी कामकाज भी सुधरते हैं। यानी टेक्नोलॉजी पर जोर है पूरा। बिल्कुल। और स्ट्रैटेजी सिर्फ मौजूदा प्रोडक्ट्स को बेहतर बनाने की नहीं है। ओएफएसए जैसे जो इनके एनालिटिक्स टूल्स हैं, उनके जरिए ये रिस्क मैनेजमेंट, फाइनेंस और कंप्लायंस यानी नियमों का पालन जैसे जो सिल दर्द वाले एरियाज होते हैं बैंकों के लिए, उनमें भी मदद कर रहे हैं। अच्छा, तो ये तो हुई बिजनेस और स्ट्रैटेजी की बात। अब जरा कंपनी के अंदर की बात करें। मैनेजमेंट कैसा है, लोग कैसे हैं? क्योंकि अच्छी टेक्नोलॉजी को चलाने के लिए लोग भी तो चाहिए। बिल्कुल सही। रिपोर्ट इस पर भी काफी जोर देती है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस यानी कंपनी चलाने का जो ढांचा है वो काफी मजबूत बताया गया है। जैसे बोर्ड की जो चेयरपर्सन है जेन मर्फी, वो एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है। ये पारदर्शिता के लिए अच्छा माना जाता है। और जो टॉप मैनेजमेंट के लोग हैं, की मैनेजरियल पर्सोनल या केएमपी जैसे सीईओ मकरंद पाडलकर, वो भी स्थिर है। मतलब मैनेजमेंट में ज्यादा उथल-पुथल नहीं दिखती। ये स्टेबिलिटी तो जरूरी है। हाँ, और कंपनी ने अपने कोड ऑफ कंडक्ट और दूसरे रेगुलेशंस का पालन किया है। सेक्रेटेरियल ऑडिट रिपोर्ट में भी कोई बड़ी गड़बड़ी नहीं मिली है। और टीम में कुछ नए लोग भी आए? जी, बोर्ड में 2 नए सदस्य जुड़े हैं।
कविता वेणुगोपाल और नियॉन स्यूवान। अच्छा। और एम्प्लॉइज का क्या हाल है? टीम बढ़ रही है? हाँ, कर्मचारियों की संख्या भी बढ़ी है। ग्रुप लेवल पर देखें तो अब 8,887 लोग हो गए हैं। ओह, काफी बड़ी टीम है। जी, ये दिखाता है कि कंपनी टैलेंट को आकर्षित करने और उन्हें रोक कर रखने पर ध्यान दे रही है। रिपोर्ट में एक अच्छे, पॉजिटिव और समावेशी माहौल बनाने की बात भी कही गई है, जिसमें यौन उत्पीड़न रोकथाम यानी पॉश पॉलिसी का पालन भी शामिल है। ये सब एक ग्लोबल कंपनी के लिए बहुत जरूरी चीजें हैं। बिल्कुल। ठीक है, तो फाइनेंस मजबूत लग रहे हैं, स्ट्रैटेजी टेक्नोलॉजी पर केंद्रित है और मैनेजमेंट भी स्थिर है। लेकिन हर कहानी में कुछ चुनौतियां, कुछ रिस्क तो होते ही हैं। कंपनी किन बड़े जोखिमों को मान रही है? हाँ, रिपोर्ट में इनका जिक्र है। कंपनी खुद मानती है कि कुछ रिस्क्स हैं। एक तो है टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलेसेंस, मतलब टेक्नोलॉजी का पुराना पड़ जाना। हाँ, टेक में तो ये बहुत तेजी से होता है। बिल्कुल। दूसरा है ह्यूमन रिसोर्स, यानी अच्छे लोगों को ढूंढना और उन्हें कंपनी में बनाए रखना। टैलेंट वॉर तो हमेशा ही रहता है। सही बात है। और तीसरा, क्योंकि ये कई देशों में काम करते हैं, तो लीगल यानी कानूनी और जियोपॉलिटिकल रिस्क भी हैं। अलग अलग देशों के नियम, वहाँ का माहौल, ये सब बदलता रहता है। तो इन रिस्क से निपटने के लिए कुछ प्लान भी बताया है रिपोर्ट में? हाँ, बताया है। जैसे फॉरेन एक्सचेंज रेट के उतार चढ़ाव से बचने के लिए वो हेजिंग जैसी तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं। ये एक तरह का फाइनेंशियल बचाव होता है। और अलग अलग देशों के कानूनों का पालन करने के लिए उनके पास मजबूत सिस्टम्स और प्रोसेसेस हैं। कुल मिलाकर, जैसा चेयरपर्सन ने भी कहा था, कंपनी का लचीलापन और बदलते माहौल में जल्दी ढल जाने की जो क्षमता है, वही आगे चलकर सबसे महत्वपूर्ण होगी। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो OFSS की ये वार्षिक रिपोर्ट एक ऐसी कंपनी की तस्वीर दिखाती है जिसने मुश्किल समय में भी अच्छा प्रदर्शन किया है। हाँ, भविष्य के लिए टेक्नोलॉजी में निवेश कर रही है और अपना गवर्नेंस और अंदरूनी कामकाज भी ठीक रखा है। बिल्कुल। और जो लोग इस रिपोर्ट को पढ़ रहे हैं या इस कंपनी को ट्रैक कर रहे हैं, उनके लिए एक सोचने वाली बात ये हो सकती है कि देखिए, फिनटेक की दुनिया तो लगातार बदल रही है। हाँ, हर रोज कुछ नया आ रहा है। जी, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नए कॉम्पिटिटर्स आ रहे हैं। तो ऐसे में OFSS अपनी जो ग्लोबल पहुंच है और जो इनोवेशन की क्षमता है, उसका इस्तेमाल करके इन बदलावों से कैसे निपटेगी और क्या वो इंडस्ट्री में अपनी लीडरशिप बनाए रख पाएगी, ये देखना आगे चलकर काफी दिलचस्प होगा। ये वाकई एक अहम सवाल है। हाँ, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। जी।